नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो सीरीज में। इस सीरीज में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2025 की अति महत्वपूर्ण प्रश्न व उनका गहन विश्लेषण। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भाग 1 सामान्य विज्ञान के पहला टॉपिक कार्य तथा ऊर्जा के स्वरूप, उपयोग एवं स्रोत। इस पूरे वीडियो को देखने पर आपको व्यापम की भाषा शैली की जानकारी मिलेगा। साथ ही आप व्यापम में परिचारक की कैसे प्रश्न आते हैं उसको समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। किसी वस्तु में बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है तभी हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। कार्य की परिभाषा देखें। कार्य को बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी, जहाँ F बराबर होता है लगाए गए बल व D बराबर होता है बल की दिशा में विस्थापन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसलिए कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है, इसलिए 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि आप 10 न्यूटन का बल लगाकर किसी मेज को 2 मीटर तक धकेलते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा 10 न्यूटन गुणा 2 मीटर बराबर 20 जूल। अन्य विकल्प गलत क्यों है देखते हैं। अन्य विकल्पों में है वाट, जो है शक्ति की एसआई इकाई है। शक्ति कार्य करने की दर होता है जिसे हम कार्य बटे समय के रूप में निकालते हैं। न्यूटन यह बल का एसआई मात्रक है, वही पास्कल दाब की एसआई मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शन है 2 जूल, 0.5 जूल, 50 जूल, 15 जूल। तो किया गया कार्य W होगा बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन, विस्थापन हुआ है 5 मीटर, तो कार्य किया गया है 50 जूल के बराबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 50 जूल। हमें बल और विस्थापन दिया गया है तो हमें प्रश्न में कार्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो बल है 10 न्यूटन, विस्थापन है 5 मीटर, ये बल की दिशा में है, तो कार्य का सूत्र है W इक्वल F इंटू डी, और इसका गणना करते हैं 10 न्यूटन गुणा 5 मीटर बराबर हो जाएगा 50 जूल। उदाहरण देख लेते हैं। कल्पना कीजिए आप एक भारी बक्से को फर्श पर धकेल रहे हैं। यदि आप 10 न्यूटन का बल लगाते हैं और बक्सा उस दिशा में 5 मीटर आगे बढ़ता है तो आपने 50 जूल का कार्य किया है। यह कार्य बक्से की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर सकता है। यह घर्षण के विरुद्ध किया जाता है। ऊर्जा को परिभाषित करने वाला सबसे सटीक कथन कौन सा है? ऑप्शन है कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में निहित बल, किसी वस्तु का द्रव्यमान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य करने की क्षमता। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। उत्तर है ऑप्शन बी, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा एक ऐसी राशि है जो किसी वस्तु या तंत्र को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ऊर्जा की परिभाषा देख लेते हैं। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब किसी वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह किसी अन्य वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर सकती है, यानी कि कार्य कर सकती है। ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। ऊर्जा के विभिन्न रूप देख लेते हैं। तो ऊर्जा का पहला रूप है गतिज ऊर्जा,
जो गति के कारण होती है, जैसे चलती हुई कार में। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति या अवस्था के कारण ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक बंधों में संग्रहित ऊर्जा, जैसे भोजन, कोयला, पेट्रोल में जो ऊर्जा होता है वो है रासायनिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, आवेशों की गति के कारण होता है विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा का अगला रूप है ध्वनि ऊर्जा, जो कंपनों के कारण होता है। ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु और अणुओं की रैंडम गति के कारण उत्पन्न होती है। दो अणु या परमाणु जब आपस में टकराते हैं तो उसके टकराहट से ऊष्मा उत्सर्जित होता है। अन्य विकल्प गलत क्यों है तो देखते हैं। अन्य विकल्पों में है कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर शक्ति की परिभाषा है, ना कि ऊर्जा की। किसी वस्तु में निहित बल, बल एक सदिश राशि है जो धक्का या खिंचाव को दर्शाता है, यह ऊर्जा नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा का माप है और ऊर्जा की तुल्य है, आइंस्टीन के E=mc² सूत्र के अनुसार, लेकिन यह स्वयं ऊर्जा की परिभाषा नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक गतिशील कार में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा। चूंकि कार गतिशील है इसलिए उसमें जो ऊर्जा होगी वो होगा गतिज ऊर्जा। व्याख्या देखते हैं। जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसकी गति के कारण एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। जितनी तेजी से कोई वस्तु चलती है और जितना अधिक उसका द्रव्यमान होता है उतना ही अधिक उसकी गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि वस्तु का जितना भार और द्रव्यमान होगा और वो जितना गति से जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv², जहाँ के ई है काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एम है वस्तु का द्रव्यमान, वही भी है वस्तु का वेग जो होता है मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान होता है किलोग्राम में। उदाहरण तो एक चलती हुई कार, वही बहता हुआ पानी। अन्य विकल्प गलत क्यों है तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा स्थितीय विन्यास के कारण होती है। रासायनिक ऊर्जा ईंधन पेट्रोल में संग्रहित होती हैं जो रासायनिक बंध के कारण होती है, ना कि गतिशील के कारण। ध्वनि ऊर्जा ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों से संबंधित है, ना कि स्वयं गतिमान वस्तु से। पांचवा प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? ऑप्शन है ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा स्थित रहती है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं व्याख्या। सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिकी की सबसे मौलिक नियमों में से एक है। यह बताता है कि किसी विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। नियम की मुख्य बातें क्या है? तो उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को शून्य से बना नहीं सकते या उसे पूरी तरह से गायब नहीं कर सकते। रूप परिवर्तन, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। उदाहरण के लिए हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। किसी भी विलगित निकाय जैसे पूरे ब्रह्मांड को ही ले ले, ऊर्जा की मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान यदि एक प्रकार की ऊर्जा घटती है तो किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा की मात्रा में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। उदाहरण देखें तो एक बल्ब का जलना, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो होता है वो बल्ब के फिलामेंट में ऊष्मीय ऊर्जा गर्म होने और फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह नियम महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? यह हमें ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा का संतुलन हमेशा बना रहे। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का एक उदाहरण है? ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, अनवनीकरणीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों
पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का एक उदाहरण है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षय ऊर्जा। चलिए देखते हैं व्याख्या। तो पवन ऊर्जा है अक्षय ऊर्जा का उदाहरण। ऊर्जा स्रोतों को मुख्य दो श्रेणियों में बांटा जाता है, नवनीकरणीय या अक्षय ऊर्जा और अनवनीकरणीय गैर अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा या नवनीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? ये वे ऊर्जा स्रोत हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार भरते रहते हैं या जिनकी आपूर्ति असीमित होती है। इनका उपयोग करने पर भी ये समाप्त नहीं होते हैं, ये कहलाते हैं अक्षय ऊर्जा या नवनीकरणीय ऊर्जा। उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। पवन ऊर्जा हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है। अब देखते हैं अनवनीकरणीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में मौजूद हैं, जिनके बनने में लाखों साल लगते हैं। एक बार इनका उपयोग हो जाने के बाद ये आसानी से फिर नहीं बनते। उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन आदि। सौर पैनल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन बी, सौर पैनल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए देखते हैं व्याख्या। उत्तर है प्रकाश ऊर्जा। सौर पैनल, जिन्हें फोटोवोल्टाइक पैनल भी कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक है जो सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलती है। अब इस कार्य प्रणाली देख लेते हैं। तो सौर पैनल मुख्य रूप से अर्धचालक सामग्री जैसे सिलिकॉन से बने होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन अर्धचालकों पर पड़ता है तो यह इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करता है। ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में बहने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर आधारित है। अब इस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है तो देखते हैं। तो ऊर्जा रूपांतरण होता है, इनपुट होता है सूर्य के प्रकाश। मान लो ये सौर पैनल है और सूर्य से प्रकाश इसमें आता है, तो ये हो गया इनपुट, सूर्य का प्रकाश हो गया इनपुट। और आउटपुट क्या होता है? तो इस पैनल से विद्युत जनरेट होता है, वो हो गया आउटपुट। तो इनपुट होता है सूर्य का प्रकाश, आउटपुट हमें मिलता है विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, यदि कार्य शून्य हो तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शन है बल लगाया ही नहीं गया, विस्थापन शून्य है, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं व्याख्या। कार्य की परिभाषा है W इक्वल एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ एफ बल है, डी विस्थापन है और थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। इस सूत्र के आधार पर कार्य के शून्य होने की कई स्थितियां हो सकती है। जैसे कि पहला स्थिति है बल लगाया ही नहीं गया है, जहाँ एफ इक्वल 0 हो, यानी कि बल लगाया ही नहीं गया। यदि किसी वस्तु पर कोई बल ही नहीं लगाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से कोई कार्य नहीं होगा, भले ही वह वस्तु किसी बाहरी कारण से विस्थापित हो। कार्य तभी माना जाता है जब बल लगे और बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन हो, तभी कार्य माना जाता है। यदि कोई अंतरिक्ष यान गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में स्थिर वेग से चल रहा है तो उस पर कोई शुद्ध बल नहीं लग रहा है और इस गति के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर बल शून्य माना जाएगा। दूसरी स्थिति है विस्थापन शून्य हो, D इक्वल 0। यदि बल लगाया जाता है लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं होती तो भी किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण देखते हैं, आप एक दीवार को धकेल रहे हैं लेकिन दीवार नहीं हिलती। आपने बल लगाया लेकिन कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए आपके द्वारा दीवार पर किया गया कार्य शून्य है। बेशक आपने अपनी मांसपेशियों में ऊर्जा खर्च की है, लेकिन वह ऊर्जा आपके शरीर के आंतरिक प्रक्रियाओं और ऊष्मा में परिवर्तित हो गई, न कि दीवार पर कार्य करने में। तीसरी स्थिति है बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि थीटा इक्वल 90 डिग्री। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश होता है तो cos 90 अंश शून्य होता है। इस स्थिति में भी किया गया कार्य शून्य होता है। उदाहरण देख लेते हैं,
एक व्यक्ति क्षैतिज रूप से चल रहा है और अपने सिर पर एक सूटकेस ले जा रहा है। सूटकेस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, जबकि व्यक्ति क्षैतिज दिशा में चल रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर और विस्थापन क्षैतिज के बीच का कोण 90 अंश है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य शून्य है। तो कार्य शून्य होने की ये 3 परिस्थितियां हैं, जहां पहला है बल लगाया ही नहीं गया हो, या विस्थापन शून्य हो, या बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। इन तीनों स्थिति में कार्य शून्य होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा पारंपरिक स्रोत कौन सा है जिसका उपयोग भारत में बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है जल विद्युत, सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोयला। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कोयले का। चलिए देखते हैं व्याख्या। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक स्रोत है। इसे तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी उत्पादन भी कहा जाता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, इन संयंत्रों में कोयले को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, जिससे उच्च दाब वाली भाप बनती है। यह भाप टरबाइनों को घुमाती है जो जनरेटर से जुड़े होते हैं। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से कोयले के जलाने से विद्युत उत्पन्न होता है। सबसे पहले कोयले को जलाया जाता है। कोयले के उपयोग के कारण देखते हैं तो भारत में कोयले का विशाल भंडार मौजूद है। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना और संचालन तकनीक अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं, विकसित हो गए हैं भारत में, और यह अपेक्षाकृत सस्ती है अन्य संसाधनों की अपेक्षा। कोयले के उपयोग के नुकसान भी देख लेते हैं। तो यह एक अनवीनीकरणीय स्रोत है। कोयला जो है ऊर्जा का एक अनवीनीकरणीय स्रोत है, और कोयला का जो भंडारण है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है हमारे इंडिया में। इसके दोहन से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैस निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण का कारण बनती है। 10वां प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में स्प्रिंग को संपीड़ित या कंप्रेस्ड करने पर ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं व्याख्या। जब किसी स्प्रिंग को संपीड़ित या दबाया जाता है या खींचा जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यास्थता यह सामग्री का वह गुण है जिसके कारण वह बाहरी बल हटाए जाने पर अपने मूल आकार और आयतन को पुनः प्राप्त कर लेती है। जैसे कि स्प्रिंग या रबर बैंड को खींचने पर फैल जाता है, लेकिन जैसे हम अब उसमें खिंचाव को शून्य कर देते हैं या ढीला कर देते हैं तो वो अपने मूल स्थिति पर लौट आती है। यही प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहलाता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा, जब आप स्प्रिंग पर बल लगाकर उसे दबाते हैं, खींचते हैं, तो आप स्प्रिंग पर कार्य करते हैं। यह किया गया कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। जब आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो यह अपने मूल अवस्था में लौटने का प्रयास करता है और संग्रहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है P = 1/kx², जहाँ k स्प्रिंग स्थिरांक है, यह स्प्रिंग की कठोरता का माप है, x है स्प्रिंग के संपीड़न या खिंचाव की मात्रा। 11वां प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक जैव ईंधन का सबसे सामान्य रूप क्या है? ऑप्शन है बायोगैस, कोयला, लकड़ी और गोबर के उपले, LPG। तो इसका सही उत्तर है लकड़ी और गोबर के उपले। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में भोजन पकाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है लकड़ी और गोबर के उपले, जिसे हम लोग आम भाषा में छत्तीसगढ़ी में छेना कहते हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जहां आधुनिक ईंधन तक पहुंच सीमित है, लकड़ी और गोबर के उपले खाना पकाने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक जैव ईंधन है। जैव ईंधन क्या होता है? तो ये जैविक पदार्थों जैसे पौधे, जानवरों के अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन होते हैं, इसलिए इन्हें जैव ईंधन कहते हैं। पारंपरिक उपयोग, सदियों से ग्रामीण समुदायों ने खाना पकाने के लिए और गर्म करने के लकड़ी और गोबर के उपलों का उपयोग किया है। ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं, इसी कारण इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके फायदे क्या है? तो ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और स्थानीय स्तर पर उत्पादित होते हैं, साथ ही साथ इनका लागत भी बहुत कम होता है।
इसी कारण ये बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं एलपीजी या दूसरे संसाधनों की अपेक्षा। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इनके जलने से धुआं निकलता है जो श्वसन संबंधी बीमारियों और आंखों में जलन पैदा करता है। खासकर महिलाओं और बच्चों में जो अक्सर इसके संपर्क रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक प्रभाव डालते हैं। इनके पर्यावरणीय प्रभाव भी है। जलाऊ लकड़ी के कारण वनों की कटाई किया जाता है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। कम दक्षता, इनकी ऊर्जा दक्षता कम होती है जिससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और धुआं अधिक होता है। 12वां प्रश्न है, एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? प्रश्न बोल रहा है कि अगर एक वस्तु को हम जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाएं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं व्याख्या के माध्यम से इसका विस्तृत विवरण। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। यह किया गया कार्य वस्तु में गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा देख लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उसकी स्थिति के कारण होती है। जितनी अधिक ऊंचाई होती है उतनी ही अधिक गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है Pg इक्वल mg h, जहाँ m है वस्तु का द्रव्यमान, g है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो लगभग होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, h है वस्तु की ऊंचाई। उदाहरण देख लेते हैं। तो एक बांध में जमा पानी, इसके बड़ी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होती है जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। वही पेड़ पर लटका हुआ फल, इसमें गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होती है जो गिरने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गणितीय रूप देखते हैं। तो यदि दिए गए वस्तु का द्रव्यमान m है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g बराबर 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर है, और h ऊंचाई जो है 10 मीटर है, तो उसमें संचित ऊर्जा होगी m इंटू जी इंटू एच बराबर m गुणा 9.8 गुणा 10 बराबर 98 जूल। अगला प्रश्न है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाट। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। ऑप्शन सी वाट इसका सही उत्तर है। शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। यह बताती है कि कोई कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है। जितना हमारा शक्ति होगा उतना ही ज़्यादा कार्य की गति होगी। शक्ति की परिभाषा है, शक्ति को प्रति इकाई समय में किया गया कार्य या स्थानांतरित ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। शक्ति का सूत्र है P बराबर W/T या P बराबर E/T, जहाँ P है शक्ति, W है कार्य, E है ऊर्जा और T है समय। चलिए अब वाट का इकाई देख लेते हैं। कार्य या ऊर्जा E की इकाई जूल होता है, समय की इकाई सेकंड होता है, इसलिए शक्ति का एसआई इकाई हो जाएगा जूल पर सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को वाट कहा जाता है, इसलिए 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो एक 100 वाट का बल्ब, इसका मतलब है कि यह प्रति सेकेंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक व्यक्ति जो 10 सेकेंड में 500 जूल कार्य करता है उसकी शक्ति होगी 500 जूल बटे 10 सेकेंड बराबर 50 वाट। अगला प्रश्न है, कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का मुख्य रूपांतरण क्या होता है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन सी है उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। थर्मल पावर प्लांट विशेषकर कोयले से चलने वाले
ऊर्जा रूपांतरण की एक श्रृंखला के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं। इनके चरण हैं, पहला है रासायनिक ऊर्जा। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसमें रासायनिक बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच के बंधों में निहित होती है। दूसरा है थर्मल ऊर्जा। जब कोयलों को बॉयलर में जलाया जाता है तो यह दहन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करती है। यह ऊष्मा बॉयलर में पानी को गर्म करती है और उसे उच्च दाब वाली भाप में बदल देती है। फिर अगला है यांत्रिक ऊर्जा। जब उच्च दाब वाली भाप टरबाइनों पर पड़ती है तो भाप के दाब और वेग के कारण टरबाइन के ब्लेड घूमने लगते हैं। टरबाइन का यह घूमना एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है। तो विद्युत ऊर्जा का विशेषता देख रहे हैं। टरबाइन सीधे एक जनरेटर से जुड़ा होता है। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर को भी घुमाता है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से घरों और उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। सारांश में हम कह सकते हैं कि कोयले की रासायनिक ऊर्जा दहन से ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, जो भाप बनकर टरबाइनों को घुमाकर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है और अंत में जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ये है थर्मल पावर प्लांट में कोयले से विद्युत उत्पन्न करने की पूरी प्रक्रिया, जो 4 चरणों में पूरी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो है एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने पर उसकी गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी? ऑप्शन है सबसे ऊंची चोटी पर, बी फेंकने के ठीक बाद जमीन के पास, सी वापस जमीन पर गिरने से ठीक पहले, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलिए देखते हैं व्याख्या। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए पत्थर की कुल यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है के बराबर 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान और v वेग है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है PEG बराबर mgh, जहाँ h ऊंचाई है। आइए विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा रूपांतरण को देखें। बी फेंकने के ठीक बाद जमीन के पास, इस बिंदु पर पत्थर को अधिकतम प्रारंभिक वेग दिया जाता है, क्योंकि हम इसमें बल लगाते हैं जिससे उसको वेग प्राप्त होता है। चूंकि वेग अधिकतम है और ऊंचाई न्यूनतम, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ए सबसे ऊंची चोटी पर, इस बिंदु पर पत्थर क्षण भर के लिए रुक जाता है। पत्थर जब सबसे ऊंची चोटी पर जाता है तो वहां पर कुछ समय के लिए वह रुक जाता है। इसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है ताकि वह नीचे गिरना शुरू कर सके। चूंकि वेग 0 है, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। इस बिंदु पर ऊंचाई अधिकतम होती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। वापस जमीन पर गिरने से ठीक पहले जैसे ही पत्थर नीचे गिरता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जमीन से टकराने से ठीक पहले पत्थर का वेग फिर से अधिकतम हो जाता है, लगभग उतना ही जितना फेंका गया था। चूंकि वेग अधिकतम और ऊंचाई न्यूनतम है, तो गतिज ऊर्जा फिर से अधिकतम हो जाती है। अतः गतिज ऊर्जा फेंकने के ठीक बाद और वापस जमीन पर गिरने से ठीक पहले अधिकतम होती है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और सी दोनों, जिसमें कहा गया है कि फेंकने के ठीक बाद जमीन के पास और जमीन के पास गिरने के ठीक पहले इसकी अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, डी प्रकाश संश्लेषण। तो परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन। चलिए देखते हैं स्पष्टीकरण। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में क्या क्या होता है देखते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु नाभिक वाले तत्व जैसे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को एक न्यूट्रॉन से टकराकर 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा और अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये अतिरिक्त न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जो नियंत्रित तरीके से ऊर्जा छोड़ती रहती है। इस ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग पानी को भाप बदलने के लिए किया जाता है।
इस ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है, जो फिर टरबाइनों को चलाकर बिजली उत्पन्न करती है, सेम टू सेम जैसे थर्मल पावर प्लांट में होता है। ये तो हो गया नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम या ट्राइटियम मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत है। आप सभी को पता होगा कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण सूर्य की गर्मी और प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, एक बांध में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। बांध में पानी स्थित है, उसकी स्थिति के कारण उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं व्याख्या। जब पानी को एक बांध में ऊंचाई पर जमा किया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है, यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा पानी को ऊंचाई पर रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। यह किया गया कार्य पानी में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन है न्यूटन का गति का पहला नियम, बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी ओम का नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस प्रश्न को पढ़ते ही आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। यह कथन सीधे सीधे ऊर्जा संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है, जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह एक मौलिक भौतिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि एक विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसे बनाया या पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, एक बैटरी से टार्च जलने पर बैटरी की रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा समान रहती है। अन्य विकल्प गलत क्यों है? न्यूटन की गति का पहला नियम, यह जड़ता के नियम से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ओम का नियम, यह विद्युत परिपथों से संबंधित है जहां V = IR, वोल्टेज बराबर धारा गुणा प्रतिरोध होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, यह तरल पदार्थों में डूबी हुई वस्तुओं के उत्प्लावन बल से संबंधित है। जब पानी में कोई वस्तु तैरता रहता है उस पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, ना कि ऊर्जा संरक्षण पर। 19वां प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 100 न्यूटन का बल लगाकर एक सूटकेस को अपने सिर पर रखकर क्षैतिज सड़क पर 50 मीटर चलता है तो उस व्यक्ति द्वारा सूटकेस पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शन है 5000 जूल, 500 जूल, 0 जूल, 100 जूल। इसका सही उत्तर है 0 जूल, ऑप्शन सी। स्पष्टीकरण है, कार्य का सूत्र है W = F × D × cos थीटा, जहाँ बस F होता है बल, D होता है विस्थापन और थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। इस विशिष्ट स्थिति के बारे में देखते हैं। बल, सूटकेस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर लग रहा है जिसकी मात्रा 100 न्यूटन दी गई है। विस्थापन, व्यक्ति क्षैतिज सड़क पर 50 मीटर चल रहा है, इसलिए सूटकेस का विस्थापन क्षैतिज दिशा में है। गुरुत्वाकर्षण बल कोण, गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे की ओर और क्षैतिज विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश है। अब सूत्र में मान रखने पर F × D × cos थीटा, तो W बराबर 100 न्यूटन गुणा 50 मीटर गुणा cos थीटा cos 90 डिग्री, चूँकि cos 90 डिग्री इक्वल 0 होता है, इसलिए किया गया कार्य 100 न्यूटन गुणा 50 मीटर गुणा 0 बराबर 0 जूल। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य पर प्रश्न पूछा गया है। व्यक्ति सूटकेस को पकड़े रखने के लिए ऊपर की ओर एक बल लगा रहा है, लेकिन यदि वह क्षैतिज रूप से चल रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की ओर लग रहा है उस क्षैतिज विस्थापन कोई कार्य नहीं करता। व्यक्ति द्वारा सूटकेस को ऊपर उठाने उसे अपनी जगह पर रखने में बल लगाया जा रहा है, लेकिन क्षैतिज दिशा से चलने पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य 0 होता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है जिसका उपयोग घरों में बिजली के बिलों की गणना के लिए किया जाता है?
तो घरों में जो बिजली बिल आता है उसके मापन के लिए ऊर्जा की कौन से इकाई का उपयोग किया जाता है, सवाल यह पूछ रहा है। जो ऑप्शन है जूल, किलोवाट घंटा, वाट, अश्वशक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। चलिए देखते हैं व्याख्या। हम अपने घरों में जिस बिजली का उपयोग करते हैं उसे मापने और बिल बनाने के लिए किलोवाट घंटा नामक एक इकाई का उपयोग करते हैं। इसे अक्सर बोलचाल की भाषा में यूनिट कहा जाता है। आप लोग सब सुने हो ना कि बिजली बिल आता है तो उसमें देखते हैं कि इस महीने हमारा कितना यूनिट बिजली जला है और कितना बिल आया है। तो किलोवाट घंटा की परिभाषा देख लेते हैं। यह ऊर्जा की इकाई है। शक्ति किलोवाट और समय घंटा का गुणनफल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। इसका अर्थ है यदि आप 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे तक चलाते हैं तो आप 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग करेंगे। अब इस किलोवाट घंटा का संबंध जूल से देखते हैं। हमें पता है कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। 1 घंटा बराबर होता है 36 सेकेंड। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर हो जाएगा 1000 वाट गुणा 3600 सेकेंड। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर हो जाएगा 36 लाख जूल या 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। यह दर्शाता है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक बहुत बड़ी इकाई है जो घरों में उपभोग की जाने वाली बिजली की ऊर्जा को मापने के लिए एक अधिक व्यवहारिक है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि आपके घर एक एयर कंडीशनर 2000 वाट का है और आप उसे 6 घंटे चलाते हैं तो बिजली की खपत होगी 2 किलोवाट गुणा 3 घंटा बराबर 6 किलोवाट घंटा। आपके बिजली बिल में इन्हें 6 किलोवाट घंटा के लिए शुल्क लिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं अन्य विकल्प गलत क्यों है। जूल, जूल यह ऊर्जा की ऐसी इकाई है लेकिन यह घरेलू उपयोग के लिए बहुत छोटी इकाई है। बिल बनाने के लिए तो बिल्कुल ही छोटी इकाई है, इसलिए बिजली बिल में किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है, ना कि जूल का। वाट, वाट शक्ति की ऐसी इकाई है, ना कि ऊर्जा का। अश्वशक्ति, जिसे हम हॉर्स पावर के नाम से भी जानते हैं, यह शक्ति की एक इकाई है। हॉर्स पावर का उपयोग विशेषकर इंजन की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है लगभग 746 वाट। प्रश्न 21 है, एक पंखे को चलने के लिए मुख्य ऊर्जा रूपांतरण क्या है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। चलिए व्याख्या देखते हैं। पंखा विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत मोटर का कार्य है, एक विद्युत मोटर वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब पंखे में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह मोटर के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र मोटर के रोटर यानी कि घूमने वाले हिस्से पर बल लगाता है जिससे वह घूमने लगता है। अगला प्रश्न है, एक गोताखोर जब ऊंची छलांग वाली डाइविंग बोर्ड पर खड़ा होता है तो उसमें मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। जब एक गोताखोर ऊंची छलांग वाली डाइविंग बोर्ड पर खड़ा होता है तो वह पृथ्वी की सतह से एक महत्वपूर्ण ऊंचाई पर होता है। इस स्थिति के कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा पहले ही बताया जा चुका है। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उसकी ऊंचाई के कारण होती है। इसका मान mgh होता है, जहां m गोताखोर का द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और h ऊंचाई है। जितनी अधिक ऊंचाई पर गोताखोर खड़ा होता है उतनी ही अधिक गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप का उपयोग हमारे शरीर में भोजन से किया जाता है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, रासायनिक ऊर्जा। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। जो भोजन हम खाते हैं वह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यह ऊर्जा भोजन में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। रासायनिक ऊर्जा की अवधारणा देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा अणुओं के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित ऊर्जा है। जब रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं
तो ऊर्जा या तो निकलती है या अवशोषित होती है। भोजन से ऊर्जा हमें कैसे मिलता है? तो हमारे शरीर में भोजन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पाचन तंत्र में छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। ये अणु कोशिकाओं में पहुंचते हैं जहां उन्हें ऑक्सीकृत किया जाता है, जिसे हम कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रक्रिया में रासायनिक बंध टूटते हैं और संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक एक अणु में परिवर्तित किया जाता है। एटीपी वह ऊर्जा मुद्रा है जिसका उपयोग हमारी कोशिकाएं विभिन्न जैविक क्रियाओं में करती हैं। ऊर्जा का रूपांतरण देखते हैं तो इनपुट होता है भोजन में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा से, आउटपुट मिलता है शरीर की गतिविधियों के लिए यांत्रिक ऊर्जा, शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उसमें ऊर्जा और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे। 24वां प्रश्न है, किसी वस्तु की गति को दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस है दुगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 गुना हो जाती है। जब किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। सही उत्तर है 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग है। चलिए देखते हैं वेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए प्रारंभिक वेग v1 v है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी काइनेटिक ऊर्जा 1/mv²। अब वेग को दोगुना करें तो नया वेग होगा वेग 2v। नई गतिज ऊर्जा होगी ke2 बराबर 1/2 m कोष्टक में 2v²। ke2 बराबर हो जाएगा 1/2 m 4v²। काइनेटिक ऊर्जा 2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 1/mv²। काइनेटिक ऊर्जा 2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा काइनेटिक ऊर्जा 1, क्योंकि ke1 बराबर होता है 1/2 mv²। इसलिए जब वस्तु की गति को दोगुना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेग सूत्र में वर्ग के रूप में आता है। उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और उसकी गतिज ऊर्जा x है, यदि वही कार अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि दोगुनी गति से चलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4x हो जाएगी। यही कारण है कि उच्च गति पर वाहनों को रोकना अधिक कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। 25वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 50 न्यूटन का बल लगाकर एक वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाता है? ऑप्शंस है 25 जूल, 52 जूल, 100 जूल, 48 जूल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 जूल। देखते हैं चलिए 100 जूल कैसे होगा। कार्य की गणना बल और विस्थापन के गुणनफल से की जाती है, बशर्ते बल विस्थापन की दिशा में हुआ हो। यहाँ पर बल दिया है 50 न्यूटन वस्तु को उठाने के लिए जो आवश्यक है, वही विस्थापन हो रहा है 2 मीटर। तो कार्य का सूत्र W बराबर F इंटू D, इसमें गणना करने पर W बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन गुणा 2 मीटर बराबर 100 जूल। अगला प्रश्न है, सौर कुकर किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने के लिए करता है? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊष्मीय ऊर्जा। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। सौर कुकर सूर्य से प्रकाश का उपयोग करके खाना पकाते हैं, लेकिन वे सीधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, बल्कि उसे ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं। देखते हैं सौर कुकर की कार्य प्रणाली। सौर कुकर में आमतौर पर एक परावर्तक सतह होती है जो सूर्य के प्रकाश को एक केंद्रीय बिंदु या खाना पकाने के बर्तन पर केंद्रित करती है। यह केंद्रित प्रकाश बर्तन को गर्म करता है। बर्तन अक्सर काले रंग का होता है ताकि वह सूर्य के प्रकाश को अधिक कुशलता से अवशोषित कर सके। प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के कारण बर्तन का तापमान बढ़ जाता है, जिससे उसमें रखी सामग्री पक जाती है। यह बढ़ी हुई ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा है। कुकर को अक्सर एक इंसुलेटेड बॉक्स में रखा जाता है और एक कांच का ढक्कन होता है ताकि ऊष्मा अंदर बनी रहे, सेम टू सेम ग्रीन हाउस प्रभाव के समान। अगला प्रश्न है, एक पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा को अंततः किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा। 28वां प्रश्न है, कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शर्त क्या है? ऑप्शन है केवल बल का लगाना,
केवल विस्थापन का होना, बल और विस्थापन दोनों का होना, और बल का विस्थापन की दिशा में घटक होना, वस्तु का भारी होना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बल और विस्थापन दोनों का होना और बल का विस्थापन की दिशा में घटक होना। चलिए देखते हैं व्याख्या। भौतिकी में कार्य की परिभाषा स्पष्ट है और इसे पूरा करने के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। कार्य का सूत्र हम लोग कई बार देखते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन गुणा बल और विस्थापन के बीच का कोण। चलिए इस सूत्र के माध्यम से हम न्यूनतम शर्तों को समझने की कोशिश करते हैं। बल का लगना, कार्य होने के लिए किसी वस्तु पर बल लगाया जाना चाहिए। यदि कोई बल नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा। विस्थापन का होना, डी नॉट इक्वल 0, बल लगाने के साथ साथ वस्तु का विस्थापन भी होना चाहिए। यदि आप कितना भी बल लगा लें लेकिन वस्तु हिलती नहीं है, जैसे दीवार को धकेलने, तो कोई कार्य नहीं होता है। बल की विस्थापन की दिशा में घटक होना, कॉस थीटा नॉट इक्वल 0, बल और विस्थापन के बीच एक संबंध होना चाहिए। बल का एक घटक उस दिशा में होना चाहिए जिसमें वस्तु की विस्थापन हो रही है। यदि बल विस्थापन के लंबवत है तो cos 90 इक्वल 0 और इसलिए कार्य शून्य होगा। कार्य तभी सकारात्मक होता है जब बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो। कार्य तब नकारात्मक होता है जब बल का घटक विस्थापन की विपरीत दिशा में हो। 1 जूल की परिभाषा क्या है? 1 वाट शक्ति 1 सेकंड के लिए, 1 न्यूटन बल 1 मीटर के विस्थापन पर कार्य करता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण 1 एम्पीयर धारा 1 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 न्यूटन बल 1 मीटर के विस्थापन पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। जूल कार्य और ऊर्जा की ऐसा इकाई है इसकी परिभाषा सीधे कार्य के सूत्र से आती है। कार्य का सूत्र है W बराबर F इंटू डी जब बल विस्थापन की दिशा में हो। जूल की परिभाषा देखें, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर। उदाहरण देखते हैं। यदि आप 100 ग्राम की सेब को लगभग 1 मीटर ऊपर उठाते हैं तो आप लगभग 1 जूल कार्य करते हैं, क्योंकि 100 ग्राम सेब का भार लगभग 1 न्यूटन होता है। अन्य विकल्प गलत क्यों है देखते हैं। 1 वाट शक्ति 1 सेकंड के लिए, यह 1 जूल ऊर्जा को परिभाषित करता है, क्योंकि वाट जूल पर सेकंड, तो जूल बराबर वाट गुणा सेकंड। यह ऊर्जा की इकाई के रूप में सही है, लेकिन कार्य के संदर्भ में इसकी मूल परिभाषा नहीं है। प्रश्न जूल की परिभाषा पूछ रही है, इसके आधार से आती है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण, यह न्यूटन के दूसरे नियम F इक्वल a में से संबंधित है और 1 न्यूटन बल को परिभाषित करता है। 1 एम्पीयर धारा 1 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होती है। यह ओम के नियम V इक्वल IR से संबंधित है और 1 वोल्ट को परिभाषित करता है। इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है और हमारा सही ऑप्शन है 1 न्यूटन बल 1 मीटर विस्थापन पर कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है, ऊर्जा का कौन सा रूप परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित होती है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। व्याख्या देखते हैं। परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अप्रत्यक्ष स्रोत है जिसे सीधे उपयोग करने के बजाय किसी अन्य रूप में परिवर्तित करना पड़ता है? ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, पवन, कोयला, भूतापीय ऊर्जा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह प्रश्न अप्रत्यक्ष स्रोत और सीधे उपयोग से संदर्भ में थोड़ा भ्रामक हो सकता है। इसे ऐसा समझें कि कौन सा स्रोत अपने प्राकृतिक रूप में तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है और उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ताकि उससे ऊर्जा प्राप्त किया जा सके। अप्रत्यक्ष स्रोत वही स्रोत जिन्हें सीधे उपयोग में नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो कोयला अपने प्राकृतिक रूप में ठोस चट्टान के रूप में सीधे ऊर्जा के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे जलाना चाहिए, जिससे रासायनिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन में करने या ताप के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण रूपांतरण प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष या प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं जो सीधे उपलब्ध हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, भूतापीय ऊष्मा। 32वां प्रश्न है, जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु पर सकारात्मक कार्य करता है,
गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु पर नकारात्मक कार्य करता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, हवा का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु पर नकारात्मक कार्य करता है। जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, हालांकि वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर होता है। कार्य की परिभाषा में थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर जबकि वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, इसलिए बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश है। cos 180 बराबर -1 होता है। तो नकारात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक होता है। नकारात्मक कार्य का अर्थ है कि बल वस्तु से ऊर्जा ले रही है। इस मामले में गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु की गतिज ऊर्जा को लगातार खर्च कर रहा है या उसे छीन रहा है और इस ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। किसी वस्तु की क्षमता जो उसे कार्य करने की अनुमति देती है कहलाती है शक्ति, ऊर्जा, बल, गति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब किसी वस्तु या प्रणाली में ऊर्जा होती है तो उसमें किसी अन्य वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने की क्षमता होती है, अर्थात उस पर कार्य करने की क्षमता होती है। यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक हो तो इसका क्या अर्थ है? बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, बल विस्थापन की विपरीत दिशा में है, कोई कार्य नहीं किया गया। दोस्तों, अभी हम इससे पहले कोई प्रश्न में देखे थे कि किया गया कार्य कब नकारात्मक होता है? जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बल विस्थापन की विपरीत दिशा में है। कार्य की गणना बल विस्थापन और बल व विस्थापन के बीच के कोण के आधार पर की जाती है। ये पूरा व्याख्या अभी हम कुछ देर पहले ही देखे हैं, तो चलिए इसको स्किप करते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का वह रूप क्या है जो किसी वस्तु के परमाणुओं और अणुओं की रैंडम मोशन से संबंधित है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? तो ऊष्मीय ऊर्जा, जिसे अक्सर हम ऊष्मा के रूप में जानते हैं, किसी वस्तु या प्रणाली के परमाणुओं और अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा है। अणुओं की यादृच्छिक गति, पदार्थ के भीतर परमाणु और अणु लगातार यादृच्छिक गति में होते हैं, वे कंपन कर सकते हैं, घूम सकते हैं और एक दूसरे से टकरा सकते हैं। तापमान से संबंध, वस्तु का तापमान इन कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप होता है। जितना अधिक तापमान होता है उतना ही तेजी से कण गति करते हैं और उतनी ही अधिक उनकी औसत गतिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु में निहित कुल ऊष्मीय ऊर्जा को उसके द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापमान पर निर्भर करती है। आज का अंतिम प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता का क्या अर्थ है? अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना, कम ऊर्जा का उपयोग करके समान परिणाम प्राप्त करना, केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, ऊर्जा की खपत को पूरी तरह से बंद करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम ऊर्जा का उपयोग करके समान परिणाम प्राप्त करना। चलिए देखते हैं व्याख्या। ऊर्जा दक्षता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऊर्जा दक्षता का अर्थ है कम ऊर्जा इनपुट का उपयोग करके किसी कार्य को पूरा करना या वांछित परिणाम प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऊर्जा का उपयोग बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप ऊर्जा का बुद्धिमानी से और कुशलता से उपयोग करें ताकि इसकी बर्बादी कम से कम हो। उदाहरण देखते हैं। एक ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब एक पारंपरिक गर्मागर्म बल्ब की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करके उतनी ही या उससे अधिक रोशनी प्रदान करता है। ऊर्जा दक्षता के लाभ, तो इसमें लागत में कमी आती है, कम ऊर्जा बिल लाता है। वही पर्यावरणीय लाभ भी है इसका, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले उत्सर्जन को कम करना। अन्य ऑप्शंस गलत क्यों है देखते हैं। अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना, यह ऊर्जा उत्पादन की बात है, दक्षता की नहीं। केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना, यह ऊर्जा मिश्रण से संबंधित है, दक्षता से नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी कुशलता से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की खपत को पूरी तरह से बंद करना, यह व्यवहार्य नहीं है और इसे ऊर्जा बचत या संरक्षण कहा जाएगा, दक्षता नहीं। इस प्रकार से आज के सभी प्रश्न होते हैं खत्म। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें। वही इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।